हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती यादव में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। तो आज हम आपके लिए सुबह के नाश्ते के रूम में जो हमारी टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज टाइम चल रही है उसकी क्लास नंबर 36 आपके लिए लेकर आए। आज की जो क्लास नंबर है वो 36 है। अभी तक आपने पिछली 1 से लेकर और 35 तक क्लास नहीं देखी तो एक बार उनको जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमने वहां पर आपको सॉल्व कराए हुए जो आपके एग्जाम में आपको जरूरी हेल्प करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हमने कराए हुए जो आपके एग्जाम में आपको देखने को भी मिल सकते हैं। तो आप लोग उन क्लास को एक बार जरूर विजिट करें, देखिए अच्छी तरीके से, और जो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगे, आपको पहले से न पता हो, उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे नोट डाउन जरूर करते हुए चलना, ठीक है। तो आज की क्लास नंबर है वो 36 है। आज की क्लास में आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो शाम को बायोलॉजी के जो टॉपिक हम करा रहे हैं उसी के क्वेश्चंस देखने को उसके भी मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको अन्य प्रकार के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज आपको एनिमल टिश्यू से यानी जंतु ऊतक से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास को आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और लगातार हमारे साथ देखते रहना आज की वीडियो को। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते, टाइम ना वेस्ट करते हुए। आज का क्वेश्चन नंबर है 637 क्वेश्चन। ये हमने आपको होमवर्क में दिया था और इस क्वेश्चन का आंसर ओनली 2 स्टूडेंट्स ने राइट दिया है, शेष सभी का गलत था। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, क्वेश्चन क्या है, उसके बाद जिन स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर दिया उनके नाम बोलते हैं, ठीक है। और एक बात आपसे और बोलना चाहती हूँ, कल आपकी वीडियो नहीं आई थी, थोड़ा देखो मुझे काम है बाहर, तो मैं बाहर चली जाती है, यानी कि डॉक्यूमेंट संबंधी मेरा थोड़ा काम चल रहा है, तो उसकी वजह से आपकी वीडियो नहीं आ रही। लेकिन कोई बात नहीं, अब आपको आज का काम और है, आज आप शाम की वीडियो आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, बता नहीं सकते। तो मिलेगी तो आपको अपलोड हो जाएगी और नहीं मिलेगी तो हमारा आज का काम और रहेगा थोड़ा। आज का काम कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट डे से लगातार वीडियो दोनों मिलेगी, सुबह और शाम की लगातार वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो आप लोग प्लीज इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा, लगातार अपना सपोर्ट बनाइए हमारे चैनल पर और लगातार इस चैनल को शेयर भी करते रहना, ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। आप लोगों ने, हमारे भतीजे का बर्थडे था, सभी लोगों ने बहुत ज्यादा विश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने अपना इतना प्यार दिखाया और इसी प्रकार से अपना प्यार आगे भी दिखाते रहना और बहुत आपने आशीर्वाद दिया उसको। इसके लिए हमारी तरफ से प्लस हमारे भतीजे साहब की तरफ से आप सभी लोगों को वेरी वेरी थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने अपना आशीर्वाद दिया और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने विश किया सभी को, ठीक है। तो चलिए, अभी तक आपने वो वीडियो न देखी हो, हमारे परिवार के साथ, फैमिली के साथ बर्थडे कैसे हमने मनाया, तो आप लोग एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब बात करते क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या था, प्राकृतिक पद्धति का सबसे अधिक प्रचलित वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। और ये कमेंट हमारे पास आते हैं, फिजिक्स की वीडियो क्यों नहीं आ रही है। तो फिजिक्स की वीडियो आपकी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि सर का एग्जाम है 20 अगस्त को, आपने सुना होगा यूपी SSSC पेड PET उनका एग्जाम है, तो इसलिए वो वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। ज्यादा दिनों की बात नहीं है, आज 10 अगस्त हो गया सर, तो 20 अगस्त के बाद फिर आपकी वो वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा इंतजार और कीजिए क्योंकि उनका एग्जाम है, किसी का एग्जाम है तो उनका एग्जाम अच्छे से हो जाना चाहिए। आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते रहना, ठीक है। यदि आप लोग सपोर्ट करते रहोगे फिजिक्स की वीडियो तो आपको जल्द ही मिलेगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पर। प्राकृतिक पद्धति का सबसे अधिक प्रचलित जो वर्गीकरण है वो आपका बेंथम एवं हुकर नाम के वैज्ञानिक ने दिया हुआ था। बेंथम एवं हुकर नाम के वैज्ञानिक है, इन्होंने प्राकृतिक पद्धति का सबसे अधिक प्रचलित वर्गीकरण दिया था। और ये वर्गीकरण किस पुस्तक में दिया था, तो इस वर्गीकरण के बारे में जो लिखा हुआ है वो जेनेरा प्लांटेरम में लिखा हुआ है। किसमें, जेनेरा प्लांटेरम नाम की जो पुस्तक है उसमें इन्होंने इस वर्गीकरण को दिया हुआ था। और इस क्वेश्चन का आंसर केवल 2 स्टूडेंट्स ने राइट दिया, 2 स्टूडेंट्स यानी एक का नाम है अहवा यादव और सेकंड में हमारे पास आंसर आया था ज्योति राजपूत। आंसर कई लोगों ने दिया है लेकिन गलत दिया है, गलत बात है। इस क्वेश्चन को इससे पहले भी हम कई बार बता चुके हैं और ये क्वेश्चन तब भी आप लोगों ने गलत किया है। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप ऐसी गलती वहां पर भी करके आओगे। इस प्रकार की गलती करोगे तो एग्जाम में आप लोग बहुत कम नंबर ला सकोगे। तो अच्छे से मेहनत कीजिए,
आप लोग क्लास कंप्लीट देखा कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए। मेन पॉइंट ये है कि आप लोग रिवाइज नहीं करते हो, रिवाइज कीजिए। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो बराबर पढ़ते रहिए, बराबर रिवाइज करते रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन का आंसर जो होगा बी ऑप्शन होगा, बेंथम एवं हुकर। क्वेश्चन नंबर 638 आज का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट 2013 और यूपी सीपीएमटी 2015 में। नीट 2013 और यूपी सीपीएमटी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाल्क मेन केनाल कहाँ पाई जाती है। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर की कम से कम हमारी 10-11 क्लासें डली हुई है, कम से कम 10-11 क्लासें डली हुई, आप लोग एक बार उनको जरूर देखें, ठीक है। बाल्क मेन केनाल कहाँ पाई जाती है, अस्थि में, कार्टिलेज में, यकृत में या अंतःकरण में। तो देखो बाल्क मेन जो केनाल होती है, जो प्रणाली होती है, वो आपकी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपकी अस्थि में पाई जाती है। बोन जो होती है उसमें आपकी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक और पाई जाती है हमारी अस्थियों में जिसका नाम है हावर्शियन नलिका। क्या कहते हैं इसे, हावर्शियन नलिका, ठीक है। थोड़ा इंक डाल लेते हैं इसमें क्योंकि खत्म हो चुकी है। एक नलिका आपकी और है जिसमें जो अस्थि नहीं पाई जाती जिसका नाम है हैवर्शियन नलिका। क्या नाम है, हैवर्शियन, थोड़ा दोबारा से लिख रहे, हैवर्शियन नलिका। ये भी आपकी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये भी आपकी अस्थि में ही पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, अस्थि यानी कि बोन में और पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, नीट में तो आपने कई बार पूछा गया है कि बाल्क केनाल और हैवर्शियन नलिका कहाँ पर पाई जाती है। तो ये आपकी जो नलिकाएं होती है वो स्तनधारियों की अस्थियों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, जितने भी स्तनधारी होते हैं, जितने भी मेमल्स होते हैं उनकी अस्थियों में ये नलिकाएं दोनों पाई जाती। कौन कौन सी नलिका, बाल्क केनाल और दूसरी आपकी है कौन सी, हैवर्शियन नलिका। तो दोनों क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से याद कर लेना। कहाँ पर पाई जाती है, तो जितने भी स्तनधारी होती है उनकी अस्थियों में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, स्तनधारियों की अस्थियों में पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अस्थि में पाई जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 639, तिलचट्टे का मुखांग होता है। आज की क्लास लंबी हो सकती है तो आप लोग कंप्लीट जरूर देखें, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आज की क्लास में रखे हुए, ठीक है। तिलचट्टे का मुखांग होता है भेदक एवं चूसक प्रकार का, कृंतक एवं चवर्णक प्रकार के, चवर्णक एवं भेदिक प्रकार के, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो तिलचट्टा जिसे हम कहते हैं कॉकरोच, और कॉकरोच जो होता है वो आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। संघ आर्थ्रोपोडा जो फाइलम आर्थ्रोपोडा आपका है उसका ये सदस्य है। और इसमें जो मुखांग होता है, इसका मुख जो होता है, मुख में जो अंग होते हैं वो किस प्रकार का होता है, तो वो आपका कृंतक एवं चवर्णक प्रकार का होता है। किसका होता है, कृंतक एवं चवर्णक प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तिलचट्टे का जो मुखांग होता है, मुख होता है, वो किसका होता है, तो कृंतक एवं चवर्णक प्रकार के होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 640, शरीर की अधिकांश पेशियों की उत्पत्ति होती है। शरीर की अधिकांश जो मसल्स है उनकी उत्पत्ति किससे होती है। देखो मांसपेशियां जो पेशियां होती है उनमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, आपसे पूछा जाए तो इसमें प्रोटीन जो पाई जाती है वो ओसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन होती है, ओसिन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है इसमें, किसमें, पेशियों में, मांसपेशियों में। तो आपसे पूछा गया है शरीर की अधिकांश पेशियों की उत्पत्ति किस गाय से हुई है, बाह्यजनन स्तर यानी एक्टोडर्म से, मध्यजनन स्तर यानी कि मेसोडर्म से, अंतःजनन स्तर यानी कि एंडोडर्म से। तो आपसे ये पूछा गया कि पेशियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो देखो अधिकांश पेशियों की जो उत्पत्ति है वो आपकी कहाँ से हुई है, तो ये आपकी जो हुई है वो मध्य जनन स्तर से हुई है। कहाँ से हुई है, मध्य जनन स्तर से। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अधिकांश पेशियों की जो उत्पत्ति है वो मध्य जनन स्तर यानी कि मीजोडर्म से हुई है। किससे हुई है, मीजोडर्म से। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर की अधिकांश पेशियों की उत्पत्ति किससे हुई है, तो भ्रूण जनन स्तर का जो दूसरा हमारा जो बीच मिडल लेयर है यानी कि मीजोडर्म, उससे हुई है।
यानी कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जैसे ये परत है एक ये परत है एक्टोडर्म है, ये बीच वाली परत है यानी कि मेसोडर्म है, और ये वाली जो लास्ट वाली परत है ये आपकी कौन सी है, अंतःजनन स्तर है। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और आपकी कौन सी है, एंडोडर्म। तो पेशियों की उत्पत्ति किससे हुई है, मेसोडर्म से हुई है। किससे हुई है, मेसोडर्म से। भ्रूण का जो दूसरा स्तर है उसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 641। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 641। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम में आपको देखने को भी मिल सकता है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका कोशिका में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है। तंत्रिका कोशिका जो नर्वस सेल होती है उसमें कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका यदि आपसे पूछी जाए कौन सी होती है, तो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो आपकी तंत्रिका कोशिका ही होती है। कैसी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका जो आपकी होती है वो कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। और ये जीवन में यदि एक बार यदि बन जाए यानी कि ये विभाजित नहीं होती है, विभाजन होने की क्षमता नहीं पाई जाती है। विभाजन होने की क्षमता नहीं पाई, क्यों नहीं पाई जाती है वही हम आपको बताएंगे अभी। देखो तो तंत्रिका कोशिका में कौन सा कोशिकांग यानी कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है, कोशिका है, अंतःप्रविष्ट जालिका, राइबोसोम, तारक का है। तो देखो जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें आपका तारक काय नहीं पाया जाता। और तारक काय आपको मैंने बताया था जब विभाजन की क्लास ली थी सेल बायोलॉजी में हमने आपको बताया था विभाजन, जब सेल डिवीजन के बारे में, तब वहां बताया था कि तारक काय जो होता है वो विभाजन करने में बहुत सहायक होता है। विभाजन कोशिका को विभाजन करने में तारक का जो सेंट्रोसोम होता है वो बहुत ज्यादा सहायक होता है। सेंट्रोसोम जो आपका होता है वो कैसा होता है, सहायक होता है। तो जब तारक का ही नहीं है तो उसमें विभाजन की क्षमता ही नहीं होगी, यानी ये कोशिका विभाजित नहीं होती है। एक बार यदि बन गई तो वही यदि आपकी यदि बाई चांस यदि घायल हो गई या किसी प्रकार की कोई उसमें प्रॉब्लम आ गई तो वो दोबारा विभाजित नहीं होगी, दोबारा विभाजन की यानी उसमें विभाजन होने की क्षमता नहीं पाई जाती है। तो यही ऑप्शन आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो राइट आंसर होगा। तारक काय इसमें नहीं पाया जाता, इसी वजह से ये कोशिका विभाजित भी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, तारक काय। और हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका यदि आपसे पूछ जाए तो क्या बताओगे, तंत्रिका कोशिका होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 642। देखो हम आपसे बार बार क्यों कहते हैं क्वेश्चन क्लास को कंप्लीट देखा करो। हम इसलिए बोलती हूँ कि क्लास यदि आप लोग कंप्लीट दोगे तो कुछ आपको शायद एग्जाम में कुछ क्वेश्चन यहाँ से ही सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। तो आप लोग क्लास को कंप्लीट जरूर देखा करो। ऐसा नहीं शुरुआत के 4 क्वेश्चन देख लिए, लास्ट के 4 देख लिए, बात खत्म हुई, बीच वाले कौन देखेगा। उस बाई चांस बीच वालों से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन, या हम एक क्वेश्चन के साथ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए तो कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। किसी को नहीं मालूम है क्वेश्चन किसने, पेपर हमने तो बनाया नहीं है, पेपर बनाने वाले पेपर कहीं से भी क्वेश्चन रख सकते हैं। तो क्लास को कंप्लीट देखोगे तो आपका ही इसमें लाभ होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो क्वेश्चन है कि भ्रूणीय परिवर्तन के समय सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला ऊतक है। भ्रूणीय परिवर्तन यानी भ्रूण का जब विकास होता है तो के समय में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला, सबसे पहले उत्पन्न होने वाला ऊतक कौन सा है, कौन सा टिश्यू है। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक या तंत्रिका ऊतक। तो देखो सबसे पहले जब भ्रूणीय परिवर्तन में होता है, आपका भ्रूण विकास जब होता है तो उसमें सबसे पहले जो आपका ऊतक बन के तैयार होता है वो आपका उपकला ऊतक, जिसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। और ये आपका ऊतक जो होता है वो सबसे पहले बनने वाला है। सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला जो ऊतक है भ्रूणीय परिवर्तन के समय वो आपका उपकला ऊतक ही होता है, जो घाव भरने में भी सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, इसमें घाव भरने की क्षमता पाई जाती है, तो घाव भरने में ये सहायक होता है। कौन सा ऊतक, उपकला ऊतक। और ये तीनों इस तरह से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, ए होगा, वो राइट आंसर होगा, उपकला ऊतक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 643। उपास्थि बनाने वाली कोशिका है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग गलत कर सकते हो एग्जाम में। कैसे गलत करोगे हम अभी आपको बता रहे हैं। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज,
जो हड्डियों से छोटी छोटी जो संरचनाएं होती है वो क्या कहलाती है, उपास्थि कहलाती है। तो उपास्थि बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी है, कॉन्ड्रोब्लास्ट है, कॉन्ड्रोसाइट है, ऑस्टियोसाइट है या ऑस्टियोब्लास्ट है। तो देखो हम एक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से 2 क्वेश्चन यहाँ तैयार करा देंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यदि आपसे पूछा जाए कि यह पूछा गया उपास्थि बनाने वाली कोशिका कौन सी है, उपास्थि बनाने वाली कोशिका कौन सी है, तो देखो आप समझ सकते हो साइट शब्द लगाया तो साइट का मतलब है कोशिका से, साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोशिका विज्ञान यानी कोशिका का अध्ययन करना। तो साइट शब्द जहां भी आ जाए तो आप समझोगे ये किस कोशिका से संबंधित है। और आपसे पूछा भी है कि उपास्थि बनाने वाली कोशिका कौन सी है, लेकिन आप लोग कांड्रो शब्द समझ जाए, कांड्रो शब्द है वो आपका कांड्रोलॉजी जो होता है वो उपास्थि से संबंधित है, लेकिन इसका आंसर कांड्रोसाइट नहीं होगा। पहली बात कांड्रोसाइट इसका ऑप्शन नहीं राइट होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर है कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट का मतलब क्या है, तो कॉन्ड्रोब्लास्ट जब कोशिका ये परिपक्व हो जाती है, मैच्योर जब हो जाती है, तो यही कोशिकाएं हमारी कॉन्ड्रोसाइट का निर्माण करती है। तो आप ऑप्शन नंबर बी है करके ऑप्शन नंबर ए राइट करोगे, क्योंकि कॉन्ड्रोब्लास्ट से ही कॉन्ड्रोसाइट बनती है। और कैसे बनती, जब ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कोशिकाएं जब ये परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो कौन सी कोशिका बनके तैयार होती है, कॉन्ड्रोसाइट। यदि आपको ऑप्शन में कॉन्ड्रोब्लास्ट न दिया हो और कॉन्ड्रोसाइट का ऑप्शन में दिया हो तब आप यही राइट करोगे, ठीक है, तब आप इसी ऑप्शन को राइट करोगे। तो ये जब कोशिकाएं परिपक्व हो जाती है, कैसी हो जाती है, परिपक्व यानी मैच्योर जब हो जाती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट से जब ये कोशिका मैच्योर हो जाती है यानी परिपक्व हो जाती है तो कॉन्ड्रोसाइट का निर्माण होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो यहाँ ए होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ये होगा, सबसे पहले जो हड्डियों बनाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो ओस्टियोब्लास्ट होती है, और ओस्टियोब्लास्ट से जब ये परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो ये ओस्टियोसाइट का निर्माण करती है, जो किसके बनाने में सहायक है, हड्डी की कोशिका बनाने में। हड्डी में जो हमारी बोन होती है, अस्थि होती है, उसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो वो आपकी ओस्टियोसाइट पाई जाती है। लेकिन निर्माण में कौन सी सहायक है, तो सबसे पहले आपका ओस्टियोब्लास्ट होगा, फिर ओस्टियोब्लास्ट से आपका परिपक्व होने के बाद तब आपकी ओस्टियोसाइट कोशिका बनेगी, जो कहाँ पाई जाती है, अस्थि में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अस्थि में। और हड्डियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो हड्डियों का अध्ययन जो किया जाता है वो ओस्टियोलॉजी में किया जाता है। इसमें किया जाता है ओस्टियोलॉजी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका होगा वो ए ऑप्शन होगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट। क्या होगा, कॉन्ड्रोब्लास्ट। और ओस्टियोब्लास्ट से क्या बन रही है, ओस्टियोसाइट बन रही है, जो अस्थि में पाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। उपास्थि बनाने वाली कोशिका कौन सी है, तो उपास्थि बनाने वाली जो कोशिका वो कॉन्ड्रोब्लास्ट है। कॉन्ड्रोब्लास्ट जब परिपक्व होता है तो कॉन्ड्रोसाइट बनता है। ये ऑप्शन न दिया होता तब आपको ये ऑप्शन मिलता है एग्जाम में, तब आप इसी को राइट करते। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, आपके लिए इम्पोर्टेंट था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 644। 644 क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक प्रतिस्कंदक यानी एंटीक्लोटिन है, प्राकृतिक यानी नेचुरल एंटीक्लोटिन कौन सा है, हेपेरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन या दोनों ए और बी। तो देखो अच्छे से याद कर लेना, जो प्राकृतिक है जो हमारे शरीर में पहले से उपस्थित है तो वो आपका कौन सा है, हिपेरिन। हिपेरिन नाम का एक ऐसा पदार्थ है, प्रोटीन है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है, देखो एक बात ध्यान रखना, यदि ये पदार्थ ना होता, यदि ये पदार्थ हिपेरिन नाम का पदार्थ हमारे शरीर में ना होता तो आपका जो रुधिर है अंदर बिल्कुल थक्का बन जाते, उसमें क्लॉटिंग हो जाती, रुधिर जमा हुआ होता आपका। लेकिन हिपेरिन पदार्थ होने की वजह से आपका रुधिर जो अंदर होता है वो जमता नहीं है। यही रुधिर बाहर निकल आता है तो कुछ प्रोटीन हमारी और होती है जो प्रोथ्रोम्बिन नाम की प्रोटीन है, जो रुधिर को थक्का बनाने में सहायक होती है। इसमें सहायक होती है रुधिर का थक्का। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा रुधिर का थक्का बनाने वाली प्रोटीन कौन सी है, कौन से पदार्थ है जो रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। विटामिन के तो है ही, लेकिन विटामिन के तुम्हारे अंदर शरीर से है, विटामिन के की कमी हो जाती है तो रुधिर आपका बेहतर रहेगा, और विटामिन के सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ये बताना होगा कि रुधिर का थक्का बनाने में कौन सी प्रोटीन
प्रोटीन सहायक है बाहर, ये रुधिर के अंदर पाया जाता है। ये पेरिन नाम का जो पदार्थ होता है ये रुधिर के अंदर पाया जाता है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 645। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 645 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 645 है हमारा संयोजी ऊतक के प्रोटीन तंतुओं का, किसका, प्रोटीन तंतुओं का निर्माण किन के द्वारा किया जाता है। संयोजी ऊतक जो होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, आपको पता है पहले से हमारे शरीर में 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक। तो उसमें से आपका है संयोजी ऊतक, जिसका निर्माण जो होता है वो भ्रूण के मीजोडर्म से होता है। किससे होता है, मीजोडर्म। संयोजी ऊतक में आपका क्या क्या आता है, तो रुधिर आता है आपका जो आपकी हड्डियां होती है ये आपकी संयोजी ऊतक के, किसी संयोजी ऊतक में आते हैं। तो संयोजी ऊतक का जो निर्माण होता है वो भ्रूण के मीजोडर्म से होता है। भ्रूण के मध्य जनन स्तर से संयोजी ऊतक का निर्माण होता है, जिसमें हमारी हड्डी आती है, बोन्स आती है, और हमारा रुधिर जो होता है वो भी आपका संयोजी ऊतक है। रुधिर जो आपका है वो कैसा ऊतक है, वो तरल संयोजी ऊतक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार बार हमेशा कि रुधिर क्या है, तो रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। कैसा होता है, तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक होता है, ना कि संयोजी ऊतक। आपको ऑप्शन में संयोजी ऊतक देगा, तरल भी देगा, तो रुधिर कैसा होता है, तरल होता है। तो आप याद कर लेना तरल संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी याद कर लेना। तो संयोजी ऊतक के प्रोटीन तंतुओं का निर्माण किनके द्वारा किया जाता है, लिम्फोसाइट, वशकाणु द्वारा, और मांसकोशिका के द्वारा, या फाइब्रोसाइट्स के द्वारा। तो आपको यहाँ से समझ में आ चुका तंतु क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। तंतु क्या कहते हैं, फाइबर्स। तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे इसका आंसर कि इसका निर्माण किसके द्वारा होगा, फाइब्रोसाइट्स के द्वारा होगा। प्रोटीन तंतु का जो निर्माण है संयोजी ऊतक में वो किसके द्वारा होगा, फाइब्रोसाइट्स के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 646। किस ऊतक में पुनरुद्भवन यानी रिजर्वेशन, पुनर्जनन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है, की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। उपकला ऊतक में, पेशी ऊतक में, संयोजी ऊतक में, या तंत्रिका ऊतक में। तो किस ऊतक में पुनरुद्भवन रिजर्वेशन की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वो आपका होता है उपकला ऊतक। किसका, कौन सा है, उपकला ऊतक। और यही ऊतक आपका घाव भरने में सहायक होता है। किस भरने में सहायक होता है, घाव भरने में सहायक होता है। ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में घाव भरने में कौन सा कोशिका, कौन सा ऊतक सहायक होता है, तो घाव भरने में आपका उपकला ऊतक सहायक होता है, एपिथेलियल टिश्यू सहायक होता है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आपसे पूछा जाए किस जीव में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो हमने आपको वीडियो में बताया था प्लेटी एल्विंथीज वाली में कि जो प्लेन एरिया होता है, प्लेन एरिया क्या होता है, प्लेन एरिया। प्लेन एरिया नाम का एक जीव है जो संघ प्लेटी एल्विंथीज के सदस्य है। इसमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है, असीम क्षमता पाई जाती है इसमें। और पूछा जाए ऊतक कौन सा है, तो ऊतक का नाम हमने आपको बता दिया उपकला ऊतक। और वैसे किसी जीव का नाम पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, प्लेन एरिया। क्या बताओगे, प्लेन एरिया, जो संघ प्लेटी एल्विंथीज का सदस्य है। ठीक है, इतनी बात भी आप लोग याद कर लेना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 647। ल्यूकोसोलेनिया में किस प्रकार का नाल प्रणाली, केनाल सिस्टम पाया जाता है। हमने आपको बताया था संघ पॉरीफेरा में बताया था कि पॉरीफेरा का विशेष लक्षण है कि इसमें छिद्र पाए जाते हैं, पोर्स होते हैं, साथ ही साथ उसमें केनाल प्रणाली भी पाई जाती है। 3 प्रकार की प्रणाली होती है, साइकोन, ल्यूकोन और एस्कोन। 3 टाइप की प्रणाली हमने आपको संघ पॉरीफेरा में बताई हुई थी। तो आपसे पूछा गया यहाँ पर है कि ल्यूकोसोलेनिया जो आपका ये संघ पॉरीफेरा का सदस्य है। ल्यूकोसोलेनिया आपका संघ पॉरीफेरा का सदस्य है। और ये आपसे पूछा गया कि किस प्रकार की नाल प्रणाली इसमें पाई जाती है, नाल सिस्टम किस प्रकार का पाया जाता है, तो एस्कोन प्रकार का, साइकोन प्रकार का, ल्यूकोन प्रकार का, या रेगोन प्रकार का। तो देखो आप लोग ये न सोचे
क्वेश्चन को देखते ही आप शायद आंसर कर दिया होगा अभी तक आपने। कैसे कर दिया होगा? आपने सोचा हो ल्यूकोसोलेनिया तो ल्यूकेन, ऐसा नहीं है, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग से सही से सुने हमारे हिसाब से कि ल्यूकोसोलेनिया में आप ये ना सोचे कि ल्यूकोन शब्द मिलता जुलता है, कुछ मैचिंग कर रहा है तो आप ल्यूकोन पर टिक कर रहा है, गलत हो जाएगा आपका आंसर। ल्यूकोन प्रकार की नहीं होती है बल्कि एस्कोन प्रकार की होती है। ल्यूकोसोलेनिया में जो नाल प्रणाली है वो आपके एस्कोन प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है? एस्कोन प्रकार की होती है। जबकि ल्यूकोन प्रकार की जो आपकी नाल प्रणाली है ये आपके स्पंजला में होती है। कौन से? स्पंजला, जो आप इसका जो मीठे पानी में रहता है, फ्रेश वाटर में, स्पंजला। ठीक है, तो ल्यूकोन प्रकार की जो नाल प्रणाली है वो किसमें पाई जाती है? ल्यूकोन प्रकार की नाल प्रणाली जो होती है वो स्पंजला में पाई जाती है। ठीक है, इसमें पाई जाती है स्पंजला में। ओके, लेकिन इसका जो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो राइट आंसर होगा, एस्कोन प्रकार की। ल्यूकोसोलेनिया में जो नाल प्रणाली होती है वो किस प्रकार की होती है? एस्कोन प्रकार की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 648। स्पंजों में टोटीपोटेंट कोशिका होती है। स्पंज जो होते हैं पॉलीफेरा के अंदर जो जीव स्पंज आते हैं उसमें टोटीपोटेंट कोशिका होती है। कौन सी कोशिका को टोटीपोटेंट कोशिका के नाम से जाना जाता है? जो अन्य कोशिकाओं को बनाने में भी सहायक होती है। टोटीपोटेंट कोशिका का मतलब होता है ऐसी कोशिका जो अन्य कोशिकाओं को भी बना सकती है, अन्य कोशिकाओं को बनाने की उसमें क्षमता होती है, ऐसी कोशिकाओं को टोटीपोटेंट कोशिका कहा जाता है। तो ये किसमें, इस कोशिका का नाम क्या है? बाकी दूसरा थीजोसाइट, ट्रोफोसाइट्स को कहा जाता है, ऑर्कियोसाइट को कहा जाता है या कोइनोसाइट्स को कहा जाता है। तो टोटीपोटेंट के नाम से जो जाना जाता है वो आपका ऑर्कियोसाइट्स कोशिका को कहा जाता है। किस कोशिका को कहा जाता है? ऑर्कियोसाइट्स नाम की जो कोशिका होती है उसे ही आपका टोटीपोटेंट कोशिका, वो एक प्रकार, यानी ऑर्कियोसाइट जो कोशिका है वो एक प्रकार की टोटीपोटेंट कोशिका है जो और कोशिकाओं को बनाने में भी सहायक होती है, और कोशिकाओं को बनाने में भी सहायक होती है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सी कोशिका है? तो ऑर्कियोसाइट्स कोशिका। टोटीपोटेंट कोशिका कौन सी है? ऑर्कियोसाइट कोशिका जो होती है इसमें स्पंज में पाई जाती है, ये और कोशिकाओं को बनाने में भी सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 649, 650। आपके लगभग आज यहाँ 50 का क्वेश्चन, 650 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे आज की क्लास में। तो 650 कंप्लीट हो गए, बहुत क्वेश्चन आप ज्यादा नहीं आपके बचे होंगे। आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आगे बात करते चलिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 649 हमारा क्या है। तरबेलिया, ट्रिमेटोडा एवं सिस्टोडा संघ के समूह है। किस संघ के समूह है ये? तरबेलिया, ट्रिमेटोडा, सिस्टोडा, यानी ये एक वर्गीकरण किया गया था और किस वर्ग में, किस समूह में ये आता है, किस संघ के समूह में ये रखा गया है? तरबेलिया, ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा किस संघ के समूह है? एनिलिडा, प्लेटिहेल्मिंथीज के, इकाइनोडर्मेटा या निटेरिया के। तो हमने आपको बताया था कि जो ये तीन समूह आपकी किससे संबंधित है? तो ये आपके प्लेटिहेल्मिंथीज संघ से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्लेटिहेल्मिंथीज को 3 वर्गों में बांटा है। जब क्लासिफिकेशन हमने किया था तो इसे 3 वर्गों में बांटा था, 3 समूह में से बांटा था। पहला आपका टर्बेलिया, दूसरा आपका ट्रिमेटोडा, तीसरा आपका सिस्टोडा। टर्बेलिया के अंतर्गत आपका प्लेनेरिया आता, हमने आपको बताया हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा के अंतर्गत कौन से जीव आते, क्योंकि हमने आपको बताया हुआ था क्लास में समवाली में। ट्रिमेटोडा और सिस्टोडा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, जबकि टर्बेलिया के अंतर्गत आपका प्लेनेरिया आता है। जो प्लेनेरिया है उसे किस वर्ग में रखा गया है? उसे किस वर्ग में रखा गया? तो उसे टर्बेलिया वर्ग में रखा गया है। किसमें रखा गया? टर्बेलिया वर्ग में रखा गया, जो आपका पानी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पानी, साफ पानी में पाया जाता है, जैसे कि नदी, तालाब के पानी में। तो आपके ये तीनों समूह किससे संबंधित है? तो ये तीनों समूह आपके प्लेटिहेल्मिंथीज से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 650। आज हमारे 650 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपके ओनली 350 क्वेश्चन बचे, 350 क्वेश्चन बचे हुए जो आपके ज्यादा नहीं आवे। 1000 क्वेश्चन की सीरीज हमने आपकी कंप्लीट कराने वाले हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको आगे तो देखने को भी मिल सकते हैं। एनेमा का अर्थ होता है,
एनेमा का अर्थ क्या होता है? वे जंतु जिनमें लाल रुधिर उपस्थित होता है, वे जंतु जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है, वे जंतु जिनमें लाल रुधिर अनुपस्थित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद कर ले अच्छी तरीके से, एनेमा का अर्थ क्या होता है? एक शब्द आपने सुना होगा अनेमा। अनेमा क्या होता है? अनेमा। ये कहीं कहीं एक मिली होगी, आपको ऐसा भी लिख सकता है, ऐसा भी एनेमा, ठीक है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। तो देखो एनेमा का मतलब क्या होता है, एनेमा का मतलब क्या होता है? आ से याद कर लेना। आ माने नहीं, आ जा लग जाता है, वहां विपरीत अर्थ हो जाता है उसका। तो ऐसे जंतु जिसमें लाल रुधिर अनुपस्थित हो, लाल रुधिर यानी कि आरबीसी, लाल रुधिर कैसा हो? अनुपस्थित हो, अनुपस्थित होता हो, उनको कहा जाता है अनेमा। क्या कहा जाता है? अनेमा। और ऐसे जंतु जिसमें लाल रुधिर पाया जाता हो, उपस्थित हो, उनको कहा जाता है एनेमा। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनेमा का अर्थ क्या होता है? तो वे जंतु जिनमें लाल रुधिर उपस्थित होता है उनको क्या कहा जाता है? एनेमा कहा जाता है। और वे जंतु, ये जो वर्गीकरण किया है वो किसके आधार पर है? अरस्तु के अनुसार। अरस्तु ने जो जंतु थे उनको दो भागों में बांटा था, हमने आपको बताया हुआ है। जब शुरुआत की थी, जब विभाजन की, तब हमने आपको अजीब जगत का वर्गीकरण जब हमने आपको पढ़ाया था, बताया था कि अरस्तु नाम के जो वैज्ञानिक है उन्होंने जंतुओं को दो वर्गों में बांटा, दो समूहों में बांटा था। एक आपका एनेमा और दूसरा आपका क्या? एनेमा। एनेमा और अनेमा, एनेमा, इनको दो समूहों में इन्होंने किसने बांटा था? अरस्तु के द्वारा बांटा गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि एनेमा और अनेमा के जो समूह में जो बांटा है रुधिर के हिसाब से, रुधिर अनुपस्थित या अनुपस्थित के आधार पर किसने बांटा था? ये तो ये अरस्तु वैज्ञानिक, जिन्हें क्या कहा जाता है? बायोलॉजी का जनक, उनके अनुसार ये वर्गीकरण किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर है। वे जंतु जिनमें लाल रुधिर उपस्थित होता है उनको एनेमा कहा जाता है, जिनमें नहीं पाया जाता लाल रुधिर उनको अनेमा कहा जाता है। तो ये किसके अनुसार वर्गीकरण किया गया था? अरस्तु के अनुसार, ठीक है। और जबकि पादपों को अरस्तु ने किसे, तो उन्होंने शाक और ये झाड़ी और वृक्ष में बांटा था। पादपों को अरस्तु ने कैसे बांटा था? अरस्तु ने जो पादपों का वर्गीकरण किया था वो तीन प्रकार से, तीन वर्गों में बांटा था। कौन सा? शाक और वृक्ष और आपका झाड़ी, ये तीन भागों, तीन समूह में बांटा था। किसे? पादपों को। जबकि जंतुओं को दो में, अनेमा और एनेमा में, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद कर लेना, ओके। और ये किसके अनुसार है? अरस्तु के अनुसार है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 691। इस क्वेश्चन का आंसर आपको होमवर्क में मिलना है, यानी कि इसका क्वेश्चन आंसर है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट 2013-15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। CO2 परवहन में भाग लेने वाला एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज पाया जाता है। CO2 के परवहन में भाग लेने वाला एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का जो एंजाइम है वो कहाँ पर पाया जाता है? WBC में, RBC में, लिम्फोसाइट में या मोनोसाइट में? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। देखिए हमारा कौन स्टूडेंट सबसे अच्छा आंसर इसका देता है। जो भी पीछे क्वेश्चन पूछे उन सभी के आंसर बताइएगा। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, कैसे क्वेश्चंस लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना एक बार। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इस क्लास को एक बार लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल से आपको एग्जाम में जरूर ही लाभ मिलेगा। जरूर इस चैनल से आपको लाभ मिलेगा। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। ज्यादा नहीं बात है, अब अपना चैनल है, देखो आपका ही चैनल है, ये आप लोगों का ही चैनल है। यदि आप लोग चाहो तो 1000 सब्सक्राइब करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ओनली अब मेरे 830 सब्सक्राइब हो चुके, 833 लगभग, थोड़ा टाइम और लगेगा। यदि आप लोग सपोर्ट करो थोड़ा भी, आपका ही चैनल है, तो थोड़ा सपोर्ट करोगे तो शायद ये 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो चलिए, इतना आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहे तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको। और क्लास आपने कंप्लीट देखी इसके लिए थैंक यू। आज की क्लास कैसी लगी आंसर जरूर बताएं। जो बच्चे राइट आंसर देंगे उनका नाम हम नेक्स्ट क्लास में जरूर लेंगे आगे। तो बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, अटक अटक की आवाज निकल रही, पता नहीं क्या हो गया, समझ में हमारे कुछ नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं, आज की क्लास हमने कंप्लीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और भी बेहतरीन मिलेंगे। तो ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।